जय हिंद दोस्तों, मैं अजित आचार्य आज सीटेट और एसटेट पर वीडियो लेकर आया हूँ। सीटेट और एसटेट दोनों की तैयारी आपको मेरे चैनल पर बिल्कुल बेहतर ढंग से करवाने का मैं प्रयास करूँगा। इसमें हम लोग बात करेंगे 10 क्वेश्चंस की। डेली हम लोग 10 क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग पेडागोजी और भी बहुत सारे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर 4 ऑप्शंस के बीच में जो राइट आंसर होता है वो कौन सा होता है और क्यों होता है। यहाँ पर राइट आंसर की तो बात ही करेंगे हम, साथ में हम वैसे आंसर्स की भी बात करेंगे जो नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सीटी का एग्जाम जब भी आप दें, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और आराम से पढ़ें, बिल्कुल पीसफुल माइंड से, बिल्कुल आराम से। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी सीटेट एसटेट क्रैकर्स की, सबसे बड़ी क्वालिटी। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, मन को एकदम एकाग्र करके पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोला है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, सृजनात्मक। सृजन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव, किसी चीज की रचना करने का जो दिमाग किसी के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं सृजनात्मक माइंड। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ नया चीज कंसेप्ट करना है, नया कुछ करना है, तो नया कुछ करने को हम लोग कहते हैं सृजन करना। तो सृजनात्मक जो विचार होता है वो बच्चों में आप कैसे विकास कर पाइएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि आप बच्चों में वो इस प्रकार का एक थॉट, विचार आप बच्चों में किस प्रकार से प्रोत्साहित कीजिएगा, कैसे बढ़ावा दीजिएगा। आपके ऑप्शन है, पहला, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर आप बोल दीजिए कि आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर याद करके आओ, बिल्कुल रट्टा मार के आओ। ऑप्शन बी, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछ के। प्रत्यास्मरण का यहाँ मतलब होता है, इसे हिंदियों पर थोड़ा ध्यान देना है और मेरे क्लास में इस सब चीज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है रिकॉल मतलब पुराना सीखा हुआ कोई बात पर आधारित कोई कंसेप्ट सिखाना। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए उसको आप पहले कुछ सिखाए हैं, उसके आधार पर उसको कुछ आप सिखा रहे हो, दैट्स कॉल्ड रिकॉल। तो यहाँ पर आप पूछा जा रहा है दूसरा ऑप्शन में कि उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित में पीछे वाला कुछ बात को उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछ कर क्या आप उसके अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बोलिए डील करने के लिए। इससे करके आप उनके क्रिएटिव माइंड को, उनके सृजनात्मक जो क्षमता है उसको आप विकास कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। 4 ऑप्शन, अब चारों को पूरा ध्यान से हम लोग पूरा फोकस करेंगे। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन में क्या बोला था कि उत्तरों को कंठस्थ याद करवा देंगे। उत्तर को कंठस्थ याद करने से कभी भी कोई बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता है, तो पहला आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था कि उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, अब रिकॉल करके पुरानी बातों को याद करवा के, पुराने कंसेप्ट को रिकॉल करवा के आप उनको क्रिएटिव नहीं बना सकते, तो दूसरा भी बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा, उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर, ये कुछ हद तक ये जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो बच्चा उसमें कहीं ना कहीं हर पॉइंट्स के बारे में सोचेगा, तो ये भी नियरेस्ट गया है लेकिन पूरा कमाल नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो ऑप्शन है वो है, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। अब ये जो आंसर है, ये ऑप्शन 4 का, ये सुनकर ही लग रहा है कि राइट आंसर है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को आप पूरा छोड़ देते हैं कि आप अपने जो आंसर है उसको खुद से सोचिए, यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, कि आप उसको विभिन्न तरीके से उसके समाधान को आप सोचिए। बच्चे को आप छोड़ दीजिए कि जाओ तुम अपने हिसाब से इसका आंसर खोजो। अब यहीं पर देखिए क्रिएटिविटी बच्चे में बढ़ जाएगा। अब वो तरह तरह का बात सोचेगा कि इसको ऐसे हल करें, नहीं ये गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे हल करें, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से बच्चे में क्या पैदा हो रहा है? क्रिएटिविटी। और यही तो शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों में सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। यहाँ अधिगमकर्ता केंद्रित कुछ हार्ड वर्ड्स, चलिए इनका हम लोग समाधान करते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित, अधिगमकर्ता मतलब जो छात्र है उसको लेकर, छात्र अधिगमकर्ता छात्र को लेकर कौन सी विधि, मतलब इसमें से अधिगमकर्ता जो विधि है इन ऑप्शंस में से कौन है। मतलब अधिगमकर्ता मतलब छात्र, अधिगम मतलब लर्निंग और लर्निंग करने वाला, तो अधिगमकर्ता कौन हो गया, छात्र। इन सब वर्ड्स के वजह से थोड़ा समझिएगा। अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग जो लर्निंग कर रहा है तो अधिगमकर्ता। तो अधिगमकर्ता के विभिन्न तरीकों में कौन कौन से ऑप्शन है। पहला, शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देता है। अब देखिए कोई अगर खुद निष्कर्ष निकाल देता है तो यहाँ पर बच्चों में क्रिएटिविटी का ना कुछ विकास होगा, ना बच्चों में डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर ये गलत ऑप्शन। नेक्स्ट है परंपरागत प्रतीकात्मक विधियां। परंपरागत जो पुरानी विधियां चलती आ रही हैं उस विधियों को अगर आप नया लगाते हैं तो आप बच्चों में छात्र के मतलब छात्र के लेकर आप खेल केंद्रित विधि को आप नहीं डेवलप कर रहे हैं। सी ऑप्शन है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता के रूप में हो। अब देखिए जहां पर शिक्षक मुख्यकर्ता के रूप में हो वहां अधिगम का कैसे विकास होगा। अगर हम ही लोग सारा चीज को सोल्व करने लगे तो ये बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है। आगे, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास हो। देखिए इस ऑप्शन को ध्यान से समझिए। इस ऑप्शन में बोला गया है कि जो अधिगम करता है मतलब स्टूडेंट, वो सारा कंसेप्ट को खुद करेगा, खुद उसको सॉल्व करेगा, खुद उसको समझेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि अधिगमकर्ता जो जितनी भी विधियां हैं जिसमें अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल हो, माने स्टूडेंट की इसमें अपनी पहल होनी चाहिए और इसमें अपना ही प्रयास होना चाहिए। तो यही राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। अब सीखने के लिए क्या प्रमुख होता है। ऑप्शन देखिए, ए अनुबंधन, बी रटकर याद करना, सी अनुकरण और डी अर्थ निर्माण। अब यहाँ पर चार ऑप्शन को ध्यान समझिएगा। सीखना, यहाँ मेन चीज है सीखना, रटना याद करना नहीं है, किसी चीज के बारे में रट लेना नहीं है, उसको क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है। आप सीखने के लिए कौन सा विधि अच्छा रहेगा। अनुबंधन, अनुबंधन का मतलब होता है क्रम के अनुसार सीखना, मतलब संबंध को स्थापित करके सीखना, जिसमें कि जो सीखने वाला होता है वो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, एक अनुक्रमण के अनुसार सीखता है। तो ये हो गया अनुक्रमण विधि। बी हो गया रटकर याद करना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। रटना कभी भी शिक्षण के लिए पूर्णतः फायदेमंद नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते रटने की विधि को आप ज्यादा अपना नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी अनुकरण, अनुकरण विधि का मतलब देखकर सीखना। लास्ट ऑप्शन है अर्थ निर्माण। अब देखिए यहाँ पर सीखने के लिए कौन प्रमुख होता है, तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अर्थ का निर्माण करना। यहाँ पर अर्थ का निर्माण का मतलब होता है कि बच्चे को उस टॉपिक का अर्थ समझ में आना चाहिए, एक उसके दिमाग में अर्थ का निर्माण होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज डी, अर्थ निर्माण करना। आगे, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियां वाले बच्चे हैं तो उसका आकलन आप कैसे करेंगे। अब ये तो हम लोग को सबको पता है कि एक क्लास में विभिन्न तरह के बच्चे होते हैं। सब बच्चों को तो एक जैसा आप मान नहीं सकते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग खूबियां होती है। तो वैसे अलग अलग खूबियों वाले बच्चों के बीच में आपको सबकी खूबियों को अलग अलग जानना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से इन सब ऑप्शन को समझिएगा, तो आप आने वाले दिन में इसी तरह का और भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। यहाँ 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके एक माध्यम बनेंगे, लेकिन ये आपकी योग्यता को बढ़ाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे है पहला, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। क्या बच्चों को विविध प्रकार के कार्य देंगे। ऑप्शन बी, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। अब देखिए एक समान आप समय दे रहे हैं, यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब समय एक समान दे रहे हैं, लेकिन इससे कैसे मालूम चलेगा कि सब बच्चों में क्या क्या खूबी है। ऑप्शन सी, समान अनुदेश देंगे और प्राप्त परीक्षण के अनुसार उनको नमित करेंगे। अब एक ही तरह का अगर मान लीजिए आप उनको अनुदेशन दीजिएगा, एक ही तरह का आप अगर उनको क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप उनकी विभिन्न तरह की क्वालिटी आप नहीं जान पाइएगा। लास्ट ऑप्शन है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। ये तो और गलत हो सकता है, क्योंकि एक समान सेट देने से आप विभिन्न तरह के बच्चों की खूबी, आप अलग अलग तरह की खूबियां आप बच्चों में कैसे जानिएगा। तो द राइट आंसर इज ए पर ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे।
यहाँ पर वो क्या करेगा कि बच्चों को जो शिक्षक है वो विविध प्रकार के कार्य देगा, मतलब तरह तरह का उनको वर्क देगा कि आप ड्राइंग बनाइए, आप सिंगिंग कीजिए, से आप कोई पोएम लिखिए, आप कोई ड्राइंग बनाइए, कोई किसी चीज़ का बनाइए। तो यहाँ पर आप विभिन्न तरह के क्वालिटी आप बच्चों को ज्ञात कर सकते हैं इन तरह की एक्टिविटीज करके। तो इसका राइट आंसर ए है, विभिन्न प्रकार के कार्य और परीक्षण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है? आप बताइए, माध्यमिक वर्ग के लिए सबसे अच्छा मेथड किसी टीचर के लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बी, शिक्षार्थियों को आपस में प्रथम आने के लिए बढ़ावा देना। अब देखिए, प्रथम आने के लिए बढ़ावा देना ये कहीं ना कहीं प्रेरणा है, प्रेरणात्मक वाक्य आप कह सकते हैं कि उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन आपको एक अच्छा शिक्षक बनाने के लिए ये ज्यादा मतलब आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है। ऑप्शन सी, बहुप्रेक्षी को निरूपित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य का केंद्रित करना, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट को बारे में बात करना, उनमें से किसी एक कंसेप्ट के बारे में डील करना। ऑप्शन सी। लास्ट में है, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे परिप्रेक्ष्य के बारे में आप कितना बात कर सकते हैं, आप हो सकता है कहीं कहीं बच्चों को कंफ्यूज भी हो रहे हैं बच्चे उससे। लास्ट ऑप्शन है, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो हर जगह उपलब्ध हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन डी भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आप ऑप्शन डील कर रहे होते हैं तो आप इन ऑप्शंस में देखिए कि किसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षक एक बच्चे के जितना नजदीक आए वो शिक्षण की सबसे अच्छी विधि होगी। तो यहाँ पर द राइट आंसर इज ए, जहां पर बोला जा रहा है कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ पर बच्चों और शिक्षकों के बीच में क्या होना चाहिए? चर्चा होना चाहिए, ताकि उनका सही विकास हो, वो सही डेवलप करे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अभिप्रेरण और अधिगम के बारे में क्या सही है? अभिप्रेरण का मतलब बच्चों में, अभिप्रेरण मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए मन में एक जिज्ञासा का भरना, उसको हम अभिप्रेरण कहेंगे। मतलब किसी चीज को पाने के लिए उसके अंदर क्या करना, एक मोटिवेशन करना, अभिप्रेरण कहलाता है। मतलब उसको आप उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो अभिप्रेरण हो गया। अब अधिगम, अधिगम तो हम लोग जानते हैं, सीखना। तो अभिप्रेरण और अधिगम के बारे में क्या सही है? पहला, अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी के भीतर प्रेरणा से सीखने की इच्छा अंतर्निहित हो। अब प्रेरणा से सीखने की इच्छा अंतर्निहित हो, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अधिगम तब प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी कारणों से प्रेरित हो। देखिए, बाहरी कारणों से कोई प्रेरित नहीं होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसी को प्रेरित करता है उसके अंतः कारण, अंतः कारण से वो ज्यादा प्रेरित होगा। ऑप्शन सी, डी, यहाँ पर सी, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल गलत। अधिगम में प्रेरणा की बहुत भूमिका है। प्रेरित जब बच्चा होता है, जब व्यक्ति होता है, हम लोग कहानी सुने थे, जो एक बच्चा है जो उसको निकाल दिया गया था उनके कि आप मंदबुद्धि हो, मंदबुद्धि करके जब उसको निकाल दिया गया तो उनका नाम था वरदराज। तो वरदराज को जब बाहर निकाल दिया गया तो जाते जाते जब एक कुआं में पानी पीने के लिए गए थे तो वहाँ रस्सियों से जो पत्थर है उस पर निशान आ गया था। तो यहाँ पर वो पत्थर के निशान को देखकर समझ गए कि ये कोमल रस्सी जब इस पत्थर पे निशान आ सकती है तो हम इतने बड़े महापत्थर है कि हम पर कोई समझ में नहीं आएगा, हमको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रेरणा आया, उनके अंदर क्या आया? मोटिवेशन आया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अधिगम में प्रेरणा का कितना महत्व है। तो ऑप्शन डी, सी गलत है। ऑप्शन डी, अधिगम तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुस्तकों पुरस्कारों का आयोजन करने से प्रेरित हो। पुरस्कार से प्रेरित नहीं, पुरस्कार से प्रेरित नहीं हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिएगा, जो बिल्कुल नियरेस्ट है आंसर का और सही आंसर है, समझिएगा। अधिगम तब प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी कारणों से नहीं, अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी के भीतर प्रेरणा से सीखने की इच्छा अंतर्निहित हो। मतलब जब उसकी इंटरनल माइंड में पढ़ाई के प्रति जब जिज्ञासा जागेगी, तब वो सही इसका दोनों के बीच का संबंध है। तो अभिप्रेरण और ये आपका अधिगम के बीच ये सबसे अच्छा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाती है? तो व्याख्यान है, ऑप्शन ए। बी, निर्देश है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सी, पुरस्कार है।
और डी संवाद है। अभी भी हम लोग जो बात कर रहे थे, तो बच्चों में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जिस चीज से आता है वो संवाद से आता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी था जिसमें बताया गया था कि कौन सा माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों का सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर भी बात किया गया था चर्चाओं के अवसर डालना। तो जब तक आप संवाद को मतलब प्राथमिकता नहीं देते हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर द राइट आंसर इज संवाद, मतलब बच्चों और शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, आपस में दोनों के बीच में। व्याख्यान, किसी चीज के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं तो व्याख्यान कर रहे हो तो वन टाइप से हो गया, और निर्देश कर रहे हैं तो निर्देश भी एक साइड हो गया, पुरस्कार दे रहे हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। लेकिन जब आप संवाद करते हैं तो एक दूसरे के विचारों के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, और वहां पर शिक्षा का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विकास का अर्थ कौन सा सही है। ये विकास और वृद्धि से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो विकास का सही अर्थ क्या है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो रुकता तो नहीं है, तो ऑप्शन बी एकदम गलत होगा। विकास रुकता नहीं है, भले उसकी गति धीरे हो जाती है लेकिन रुकता नहीं है। ऑप्शन सी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक जाता है फिर पीछे की ओर आ जाता है, ये भी गलत है, पीछे की ओर नहीं आता है। लास्ट ऑप्शन है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाती है, ये सीधी रेखा में भी आगे नहीं जाती है, कभी स्पीड कभी स्लो, कभी स्पीड कभी स्लो होती है, मतलब इसकी स्पीड कम बेसी होती है। तो द राइट आंसर इज ए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। आगे, मध्य बचपन अवधि क्या है, मध्य बचपन अवधि क्या है, तो इसमें 2 से 6 वर्ष है, 6 से 11 है, 10 वर्ष के बाद है, और जन्म से 2 वर्ष है। अब मध्य बचपन मतलब बचपन का मतलब बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था कब होगी, जब 6 से 11 वर्ष के बीच का समय है, तो ये मध्य बचपन का समय हो गया आपका 6 से 11। तो 10 वर्ष के बाद भी नहीं होगा, जन्म से 2 वर्ष के बीच में नहीं होगा, 2 से 6 वर्ष के बीच में नहीं होगा, तो कौन सा सही आंसर होगा, 6 से 11। आगे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवेंट, सीटेट तैयारी के लिए ये 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को कौन सा कारक अधिक प्रभावित करता है। अब देखिए, विकास, विकास के बारे में तो इन्होंने बात ही किया है, संज्ञात्मक विकास। अब यहाँ पर क्या इनका खुला जा रहा है, 4 ऑप्शन है। भौतिक विश्व के साथ अनुभव, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है पुनर्बलन, लास्ट है भाषा। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं पियाजे के बारे में, हम लोग अच्छा से पढ़े हैं। तो पियाजे के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि उनका जो कहना था, जैसे 3 जो थे, एक तो भौतिक मतलब जो जगत है उनके साथ, एक सामाजिक, और दूसरा मतलब, तो यहाँ पर जो मतलब जैविक हो गया, जो उनके आंतरिक मन हो गए, दूसरा हो गया भौतिक, तीसरा सामाजिक, और लास्ट इनका ऑप्शन था, इनका ऑप्शन था कि उनके बीच में संतुलन, कि भैया आप सब चीज के बारे में तो जान रहे हो लेकिन संतुलन आप कितना कर रहे हो समाज के साथ। तो ये इनका मतलब कहना था कि पियाजे का, कि आप समाज के साथ संतुलन बनाइए, मतलब सबके साथ आप संतुलन बनाइए, चाहे वो जैविक कारक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आपका सामाजिक हो, इन सब के साथ क्या होना चाहिए, संतुलन। तो संतुलन की बात किए थे ये, यहाँ पर द राइट आंसर इज भौतिक विश्व के साथ अनुभव करना, मतलब उसके साथ संतुलन स्थापित करना। तो ये 10 क्वेश्चन का एक सेट था आप लोगों के लिए, जो सीटेट के प्रिपरेशन और एस्टेट के प्रिपरेशन के लिए आपको काम आएगा, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ है आप लोगों के लिए। तो ये पर डे का मेरा एक वीडियो रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी तरह का और भी वीडियो मैं बनाता रहूँ, तो प्लीज़ अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे मन को और बढ़ावा मिले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।